हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और ये सेशन आपके एसएससी जेई, आरआरबी जेई और डीओडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो आज का सेशन आपका फोर्थ सेशन है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यदि और कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए माय डियर, फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस in a rectangular beam over depth is dash in nature। आपसे बोला जा रहा है कि रेक्टेंगुलर बीम में अगर डेप्थ के अलोंग देखा जाए तो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन जो होता है उसका नेचर किस तरह का होता है, किस तरह का वेरिएशन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो ध्यान से यहां पर देखना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगुलर बीम है। दिस इज योर रेक्टेंगुलर बीम। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है माय डियर? तो इसका क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर है। तो यहां पर अब आप इसका क्रॉस सेक्शन शो कर देंगे। इसका क्रॉस सेक्शन माय डियर रेक्टेंगुलर है। इसका आपका विड्थ बी है और डेप्थ डी है। ओके, इसी क्रॉस सेक्शन के अलोंग, डेप्थ के अलोंग हमसे बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर न्यूट्रल एक्सिस होगा। न्यूट्रल एक्सिस क्या है माय डियर? जो न्यूट्रल फाइबर होता है, यहां पर देखिए ये वाला जो होगा, इस फाइबर को हम लोग न्यूट्रल फाइबर कहते हैं। तो ये न्यूट्रल फाइबर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कौन सा है? ये वाला। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को जिस जिस लाइन पर कट करता है, ठीक है, उसे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और ये न्यूट्रल एक्सिस एक सेंट्रोइडल एक्सिस को कोइंसाइड करता है। दैट मींस ये आपका एक सेंट्रोइडल एक्सिस ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फिगर में आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखिए न्यूट्रल एक्सिस कहां पर है। ओके, बीचों बीच है। दैट मींस एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, उस पर कोइंसाइड कर रहा है। तो यही है न्यूट्रल एक्सिस। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर बैंडिंग किस तरह होगा? तो आप जानते हैं कि जब इस रेक्टेंगुलर बीम पर हम लोग मोमेंट एक्ट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट, जब इस रेक्टेंगुलर बीम पर बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा तो इस बीम में बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा। और इस बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखिए किस तरीके से होता है डेप्थ के अलोंग। यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस पर पॉइंट है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ा होगा। एम आर डिवाइड बाय आई एन ए इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर। दिस इज योर यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन। यही है आपका यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, यहां पर एम आर क्या है? तो एम आर है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, अब यहां पर देखिए, तो आप यहां से क्या देख रहे हैं? आप यहां से देख रहे हैं कि एम आर, ये बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम आर इंटू वाई डिवाइड बाय आई एन ए। यही होगा जी। अब यहां पर y क्या है? तो y है माय डियर फ्रेंड न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी फाइबर का डिस्टेंस। y क्या है?
कोई भी फाइबर आप लीजिए, जैसे कि आपने इस फाइबर को लिया, आपने इस फाइबर को लिया, तो इस फाइबर का डिस्टेंस इस न्यूट्रल एक्सिस से जितना होगा उसे ही हम लोग y कहेंगे। यानी y जो है ये हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा ही न्यूट्रल एक्सिस से हम कैलकुलेट करेंगे। तो y को आप क्या कहेंगे? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं? यहां से आप देख पा रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। बेंडिंग स्ट्रेस y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपसे क्वेश्चन में देखिए ओवर डेप्थ पूछा जा रहा है, तो y क्या है? y तो आपका डेप्थ ही है ना, डेप्थ के अलोंग आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसके साथ बेंडिंग स्ट्रेस किस तरह वैरी कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर y का पावर 1 है। इसका मतलब कि ये वेरिएशन लीनियर वेरिएशन होगा, लीनियर वेरिएशन होगा माय डियर फ्रेंड। यानी बेंडिंग स्ट्रेस डेप्थ के अलोंग लीनियरली वेरी करता है किसी भी रेक्टेंगुलर बीम के केस में। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दे रहा हूं, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। ये y डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। सोचने की बात है। तो y मैक्सिमम कहां होगा? तो रेक्टेंगुलर बीम के लिए y मैक्सिमम कहां पर होगा? चाहे टॉप पर, या तो आप y टॉप लिखिए या तो आप y बॉटम लिखिए। मतलब टॉप फाइबर का जब डिस्टेंस लेंगे तो उस टाइम y आपका मैक्सिमम होगा, या आप बॉटम फाइबर का डिस्टेंस ले रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस से तो उस टाइम भी y आपका मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है कि बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इस केस में मैक्सिमम कहां पर होगा? टॉप पर भी होगा एंड बॉटम में भी होगा, क्योंकि y मैक्सिमम है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन। अब इस बीम को अच्छे से देखिए, इस रेक्टेंगुलर बीम को अच्छे से देखिए। मोमेंट यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मींस आपका ये बीम इस तरह का शेप लेगा, इस तरह का शेप ये बीम लेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस मोमेंट के अगेंस्ट में बीम का शेप ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बॉटम फाइबर पर, बॉटम फाइबर पर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, बॉटम फाइबर पर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। एंड टॉप फाइबर पर आप क्या देख रहे हैं? टॉप फाइबर पर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, बॉटम फाइबर पर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है एंड आपका टॉप फाइबर पर कंप्रेशन हो रहा है। तो ये तो एक्सटर्नल इफेक्ट है, लेकिन इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए इस बीम के अंदर इनसाइड में रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। और वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि यहां पर ऊपर में कंप्रेशन हो रहा है तो उस कंप्रेशन को हम रोकें। यानी ऊपर में रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? टेंसाइल होगा। यानी रेजिस्टिंग फोर्स टॉप फाइबर के लिए आपका क्या हो जाएगा? टॉप फाइबर के लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स IRF, उसका नेचर टेंसाइल होगा। और बॉटम फाइबर के लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का नेचर कैसा होगा माय डियर? तो आप क्या बोलेंगे? कंप्रेशन होगा। और आप जानते हैं कि रेजिस्टिंग फोर्स का ही मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन जो होता है वही तो स्ट्रेस का डायरेक्शन होता है। मतलब ये हुआ कि टॉप फाइबर पर टेंसाइल प्रोड्यूस होगा एंड बॉटम फाइबर पर कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो आइए दिखाते हैं। टॉप फाइबर पर टेंसाइल, तो इस डायरेक्शन में आप शो कर दीजिए। एंड बॉटम फाइबर पर देखिए, बॉटम फाइबर पर कंप्रेशन। अब इसे हम यहां से मिला देंगे, इसे हम लोग यहां से मिला देंगे। यही है आपका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर अच्छे से शो नहीं हो पा रहा होगा, चलिए मैं आपको यहां पर अच्छे से दिखा दे रहा हूं। ये आपका डेप्थ है, दिस इज योर डेप्थ। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस।
तो यहां पर क्या होगा, टॉप फाइबर पर कंप्रेशन होगा एंड बॉटम फाइबर पर टेंशन प्रोड्यूस होगा। इसे आप मिला देंगे, यही है आपका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द डेप्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम, ओवर द डेप्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम। और फिर ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो ये है सिग्मा बी मैक्सिमम, और ये भी आपका क्या है, सिग्मा बी मैक्सिमम, क्योंकि आपने देखा टॉप और बॉटम पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। ठीक है, और वाई डिस्टेंस हम लोग हमेशा ही न्यूट्रल एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीनियर वेरिएशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चीज, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में मैं यहां पर कुछ नहीं बताने जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर ये टर्म आएगा तो हम लोग वहां पर इसको अच्छे से डील कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। और क्वेश्चन क्या है, ए बीम इज सेड टू बी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ, कोई भी बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कहा जाएगा यदि, ऐसा क्या वहां पर कंडीशन होना चाहिए जिसके कारण हम लोग ये कह सकेंगे कि ये बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है। आइए समझते हैं इस चीज को, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पहले, प्रिज्मेटिक बीम, प्रिज्मेटिक बीम अंडर प्योर बेंडिंग, अंडर प्योर बेंडिंग। एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक प्रिज्मेटिक बीम लिया। प्रिज्मेटिक बीम का मतलब क्या है, ऐसा बीम जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, जिसका क्रॉस सेक्शन माय डियर यूनिफॉर्म। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि ये प्योर बेंडिंग है, ये प्योर बेंडिंग में है। प्योर बेंडिंग का मतलब ये होता है कि मोमेंट पूरे क्रॉस सेक्शन, पूरे लेंथ पर मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ये आपका प्रिज्मेटिक बीम है और इस पर देखिए प्योर बेंडिंग हो रहा है। और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। दिस इज बी एंड दिस इज डी। और फिर यहां पर क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, चलिए तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहां पर प्योर बेंडिंग का मतलब क्या है, कि जब बीम पर बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, पूरे लेंथ पर सेम हो जाए। तो यहां पर देखिए पूरे लेंथ पर सेम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर बेंडिंग मोमेंट पूरे लेंथ पर सेम कैसे है, आप क्या बोल रहे हो। ओके, तो आप मेथड ऑफ सेक्शन लगा दीजिए। आपको इस सेक्शन पर मान लीजिए मोमेंट निकालना है, आपको इस सेक्शन पर एक्स एक्स सेक्शन पर मान लीजिए मोमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन लगाने के बाद हमें मोमेंट एक्स एक्स सेक्शन पर मालूम चल जाएगा। और मेथड ऑफ सेक्शन का क्या कहना है, तो उसका कहना है कि किसी भी सेक्शन पर यदि आप लोड को कैलकुलेट करते हैं तो आप उस सेक्शन के या तो लेफ्ट में देखिए या तो राइट में देखिए, और लेफ्ट या राइट में जो भी करस्पॉन्डिंग लोड होगा उसे हम लोग सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा लोड उस सेक्शन पर होगा। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में हम देख रहे हैं तो मोमेंट m काम कर रहा है, राइट में भी देख रहे हैं तो मोमेंट हमारा m काम कर रहा है। दैट मीन्स एक्स एक्स सेक्शन पर मोमेंट कितना हो गया, m। तो देखिए मोमेंट तो हर जगह सेम है ना, ये सेक्शन तो आप कहीं भी ले सकते हैं। ये सेक्शन अभी आपने यहां पर लिया तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक x है। अब आपका इच्छा हुआ कि सर ये सेक्शन हम यहां पे ले लें, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वहां पर भी मोमेंट आपका m ही होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर पूरे बीम के लेंथ पर मोमेंट सेम लग रहा है। सो दिस बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। ओके, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करके देखते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस, आइए ध्यान से देखेंगे आप।
तो सबसे पहले आप याद कीजिए बेंडिंग इक्वेशन, उसमें आपने क्या देखा था, एम आर बटे डिवाइड बाय आई एन ए इज इक्वल टू आपने क्या देखा था, सिग्मा बी डिवाइड बाय वाई। तो यहां से सिग्मा बी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एम आर इंटू वाई डिवाइड बाय आई एन ए। ओके, सो सिग्मा बी मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए बेंडिंग स्ट्रेस का तो आप क्या कहेंगे कि जब y मैक्सिमम होगा, जब y मैक्सिमम हो जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम आर डिवाइड बाय, इस y मैक्सिमम को नीचे लेके आ जाइए, सो आई एन ए डिवाइड बाय वाई मैक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और इस आई एन ए डिवाइड बाय वाई मैक्स को हम लोग सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम आर डिवाइड बाय जेड एन ए। तो जेड एन ए को आप रीड कैसे करेंगे, सेक्शन मॉडुलस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ओके, आई एन ए को आप कैसे पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो ये सेक्शन मॉडुलस है। तो सेक्शन मॉडुलस किसका रेशियो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई मैक्सिमम का रेशियो होता है। जब वाई का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम जो रेशियो होगा उसे हम लोग सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर बीम के लिए जेड एन ए का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। जेड एन ए क्या है, आई एन ए डिवाइड बाय वाई मैक्स। तो रेक्टेंगुलर बीम के लिए आई एन ए का वैल्यू क्या होगा, बी डी क्यू बाई 12। एंड वाई मैक्सिमम कितना होगा, देखिए इस रेक्टेंगुलर बीम के लिए वाई का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगा, टॉप पे या बॉटम पे। तो ये वैल्यू आपका वाई मैक्सिमम है और ये किसके बराबर होगा, डी बाई 2 के बराबर होगा, डी बाई 2 के बराबर हो जाएगा। सो वाई मैक्स इज इक्वल टू डी बाई 2। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जेड एन ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सो जेड एन ए इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाई 6, बी डी स्क्वायर बाई 6। ओके, चलिए अब हम लोग आसानी से सिग्मा बी मैक्सिमम यहां पर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट एक्स एक्स सेक्शन चाहिए। तो एक्स एक्स सेक्शन पर क्या लिखेंगे आप, एम आर डिवाइड बाय जेड एन ए होता है, मतलब मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन डिवाइड बाय जेड एट एक्स एक्स सेक्शन, ऐसा ही लिखेंगे आप। एक्स एक्स सेक्शन पर देखिए मोमेंट एम है और जेड एक्स एक्स मतलब इस रेक्टेंगुलर बीम का सेक्शन मॉडुलस एक्स एक्स सेक्शन पर, तो वो आप निकाल चुके हैं, बी डी स्क्वायर बाई 6। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 6m डिवाइड बाय बी डी स्क्वायर। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, यहां पर कहीं पर भी x का टर्म नहीं आ रहा। ये जो आप x लिखे थे यहाँ पे डिस्टेंस, अगर यहाँ पर x नहीं आ रहा है इसका मतलब ये x से इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर x का वैल्यू आता तब तो आप बोल सकते थे कि बेंडिंग स्ट्रेस चेंज करेगा, जब आप x का वैल्यू चेंज कर देते, लेकिन यहाँ तो x नहीं आ रहा है। दैट मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर हर सेक्शन पर सेम होगा। हर सेक्शन पर, कोई भी सेक्शन आप ले लीजिए, उस सेक्शन पर यदि आप बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना वैल्यू ही आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर इस रेक्टेंगुलर बीम में पूरे लेंथ पर बेंडिंग स्ट्रेस सेम है, और जब किसी बीम के पूरे लेंथ पर बेंडिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म हो, बेंडिंग स्ट्रेस सेम हो, तो उस बीम को हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में कहते हैं, यानी इस बीम का स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि ए बीम इज सेड टू बी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, लेकिन कब, तो किसी भी बीम को हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में तभी कहेंगे जब उस बीम में बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू पूरे लेंथ पर जब सेम हो जाए तो आप उसे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कहेंगे। और यहां पर इस एग्जांपल के केस में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस पूरे लेंथ पर सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बीम आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है,
तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, तो देखिए इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा, द बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम एट एवरी सेक्शन अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हर एक सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस सेम होना चाहिए, तभी आप उस बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कहेंगे। और यहां पर आपने एक नया नया चीज भी सीखा, प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम क्रॉस सेक्शन at a distance of 15 centimeter from the neutral axis is 50 megapascal। कह रहा है कि एक बीम है, ठीक है, एक बीम क्रॉस सेक्शन पर 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, न्यूट्रल एक्सिस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और न्यूट्रल एक्सिस से हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, y लेते हैं। तो मान लीजिए कि वो डिस्टेंस y1 है, y1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू 50 मेगापास्कल है, यानी सिग्मा B1 ये हमें 50 मेगापास्कल दिया हुआ है। ओके, फिर कह रहा है क्वेश्चन में डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, यहां पर स्ट्रेस नहीं लिखा हुआ है लेकिन समझ जाना है कि बेंडिंग स्ट्रेस है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो बताइए कि न्यूट्रल एक्सिस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा। यानी अब आपको बोला जा रहा है कि y का वैल्यू चेंज हो गया, यानी y2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसी 10 सेंटीमीटर पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू बताना है। यही आपका क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। दिस इज बी, दिस इज डी, और ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन होगा डेप्थ वाइज, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए पहले आप वेरिएशन यहां पर शो कर दीजिए तो सही रहेगा आपके लिए। ओके, ये देखिए आपका वेरिएशन हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं, ये आपका 50 मेगापास्कल दिया हुआ है, 50 मेगापास्कल। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब y हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, मान लीजिए यहां तक, जब y हम 10 सेंटीमीटर लेंगे तो उस टाइम देखिए मैग्नीट्यूड आपका ये वाला शो हो रहा है, तो यही मैग्नीट्यूड आपको बेंडिंग स्ट्रेस का निकालना है। बात समझ में आ रहा है, यही आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काफी आसान क्वेश्चन है ये। आपने क्या देखा है, वी नो दैट सिग्मा बी इज इक्वल टू m इंटू वाई डिवाइड बाय आई। तो यहां से आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि सिग्मा बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y, यही होगा ना। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा b1 डिवाइड बाय सिग्मा b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 डिवाइड बाय y2, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सिग्मा b1 कितना है, 50 मेगापास्कल। सिग्मा b2 हमें निकालना है y1 देखिए 15 सेंटीमीटर है, एंड y2 आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पर कुछ यूनिट चेंज मत कीजिए, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों कैंसल आउट हो गया। 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में। सो सिग्मा b2 इज इक्वल टू 100/3, यानी 33.33 मेगापास्कल। यही आपका बेंडिंग स्ट्रेस होगा, कहां पर, तो y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ए हॉलो सर्कुलर बार। अब आपको एक सर्कुलर बार दिया हुआ है जो कि हॉलो है, यूज्ड एज ए बीम, हैज इट्स आउटर डायमीटर थ्राइस द इनसाइड डायमीटर। आइए पहले इसका फिगर बना लीजिए। ये आपका हॉलो सर्कुलर बार है। इसका देखिए आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर इसका मान लेते हैं, आउटर डायमीटर ये डी नॉट है, एंड इनसाइड डायमीटर इसका मान लीजिए डी आई, डी आई, ठीक है। फिर यहां से देखिए, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो इसका आउटर डायमीटर है ये थ्री टाइम्स इनसाइड डायमीटर। ओके, इट इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ 60 मेगा न्यूटन mm। तो यहां पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, यानी इस बीम पर इतना मैक्सिमम मोमेंट एक्ट कर रहा है, कितना है 60 मेगा न्यूटन mm। तो आप इसे न्यूटन में चेंज कर देंगे, तो आप क्या लिखेंगे 60 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ओके, if the permissible bending stress is limited to 120 megapascal। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ध्यान से देखेंगे, सिग्मा परमिसिबल ये हमें दिया हुआ है 120 मेगापास्कल, 120 मेगापास्कल। देन व्हाट विल बी द इनसाइड डायमीटर ऑफ द बीम। तो आपसे इनसाइड डायमीटर पूछा जा रहा है, इनसाइड डायमीटर माय डियर फ्रेंड आपसे पूछा जा रहा है, तो यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, तो एकदम ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर आपको परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दिया है, तो पहले इस परमिसिबल का कॉन्सेप्ट समझिए। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब है कि इतने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस ये विथ स्टैंड कर सकता है, झेल सकता है, लेकिन इससे थोड़ा भी मैग्नीट्यूड अगर स्ट्रेस का इंक्रीज किया तो ये आपका बार फेल कर जाएगा, मतलब इतना स्ट्रेस को ये परमिट करता है। तो सेफ डिजाइन करने के लिए माय डियर फ्रेंड, अगर सेफ डिजाइन की बात की जाए तो उस टाइम जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। लोड के कारण बॉडी में जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है, यानी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, वो परमिसिबल स्ट्रेस से या तो कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? ओके, तो यहां पर आपको परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या बोलेंगे कि सर इस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो परमिसिबल के बराबर हो सकता है, और उस टाइम तक हमारा बॉडी सेफ रहेगा, इक्वल टू भी है ना। ओके, बस आपका क्वेश्चन बन गया। अब यहीं से इसको सॉल्व कर लीजिए। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को आप क्या लिखेंगे, m डिवाइड बाय जेड एन ए इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। यहां पर आप एम आर लिख दीजिए, क्योंकि मैं हर जगह एम आर लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है, एम के बराबर होता है, ये हम लोग देखेंगे कुछ देर में, इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। ओके, एम आर डिवाइड बाय जेड एन ए। तो जेड एन ए का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, इसको आई एन ए इंटू वाई मैक्स इज इक्वल टू हमें 120 मेगा पास्कल दिया हुआ है। फिर देखिए एम आर का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 60 इंटू 10⁶, 60 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय
इस हॉलो बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट? तो इसका देखिए न्यूट्रल एक्सिस माय डियर फ्रेंड ये वाला है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाय 64 डी नॉट का पावर 4 माइनस डी इनिशियल का पावर 4, यही आपने पढ़ा है, इनटू वाई मैक्स। तो यहां पर देखिए y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू आपका ये वाला होगा, दिस इज y मैक्स। और ये किसके बराबर होगा, तो d नॉट बाई 2, टॉप फाइबर का जो डिस्टेंस होगा वहां तक के डिस्टेंस को हम लोग y मैक्स कहेंगे। तो y मैक्स का वैल्यू कितना आ गया, d नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 120। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा और आपका इनसाइड डायमीटर निकल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये 64 ऊपर चला गया, 60 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई पाई इंटू डी नॉट टू द पावर 4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस डी इनिशियल डिवाइड बाय डी नॉट टू द पावर 4 इंटू डी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। अब यहां से देखिए डी नॉट यहां से कैंसल आउट होगा, तो यहां पर पावर 3 बच जाएगा जी। तो देखिए क्या रिमेनिंग टर्म है, 64 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 6, थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहां पर पार्ट है, डिवाइड बाय पाई इंटू डी नॉट टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस डी इनिशियल बाय डी नॉट। यहां से देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं डी इनिशियल बाय डी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3। तो आप यहां पर 1/3 पुट कर देंगे, 1/3 का पावर 4 इंटू 1/2, तो यहां पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 120। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद देखिए आपका वैल्यू कितना आएगा माय डियर, सॉल्व करने के बाद अगर आप वैल्यू देखेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए डी नॉट का वैल्यू 172.79 mm होगा, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतना वैल्यू आ जाएगा और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनसाइड डायमीटर। तो इनसाइड डायमीटर किसके बराबर होगा, डी नॉट बाई 3, यानी 172.79 डिवाइड बाय 3। इसको आप जब निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 57.6 mm। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि इनसाइड डायमीटर इसका कितना होगा, तो इसका होगा 57.6 mm। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 57.6 mm। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए माइल्ड स्टील फ्लैट ऑफ विड्थ 100 mm, एक माइल्ड स्टील है जिसका विड्थ 100 mm है एंड थिकनेस 12 mm, और उसका थिकनेस 12 mm है, इज बेंट इनटू एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। और उस माइल्ड स्टील को बेंड किया जा रहा है, और जब बेंड किया गया तो किस रेडियस पर बेंड किया गया, तो वो आपको दिया है कि 10 मीटर के रेडियस पर बेंड किया गया बाय अप्लाइंग ए प्योर मोमेंट एम। एम मोमेंट लगाने के बाद, ये मान लीजिए माइल्ड स्टील है, इसको आप मोमेंट लगाएंगे तभी तो बेंड होगा। तो वही बोल रहा है कि इसको मोमेंट लगाने के बाद ये बेंड हुआ है और उसका रेडियस कितना है, 10 मीटर, और इस माइल्ड स्टील का विड्थ एंड थिकनेस दिया हुआ है। फिर आपसे बोल रहा है कि इफ यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 200 जीपीए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। तो मोमेंट का वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए। यहां पर आपको विड्थ दिया हुआ है 100 mm,
थिकनेस दिया हुआ है माय डियर 12 mm और रेडियस आर दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसको आप mm में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 mm। और यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है 200 जीपीए। इसको आप मेगा पास्कल में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सभी वैल्यू देखिए हमने mm में लिखा है, इसीलिए हम लोग इसे मेगा पास्कल में चेंज कर लेंगे। तो इतना चीज हमें गिवन है। अब देखिए हमें मोमेंट निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। अब आप सोचिए कि यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और आपके पास बेंडिंग इक्वेशन क्या है? तो m डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा b डिवाइड बाय y इज इक्वल टू e डिवाइड बाय r। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिए, आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, रेडियस भी गिवन है, मोमेंट आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को लेकर चलेंगे। ये दोनों टर्म क्या है, आपस में बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे m डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू e डिवाइड बाय r। यहीं से आप इसको लेकर चलेंगे। चलिए देखिए, तो अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोमेंट। सो m इज इक्वल टू e इंटू आई डिवाइड बाय r। देखिए E इंटू आई, आई कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखिए जो आपका प्लेट है वो इस तरह का है, ये आपका 100 mm उसका विड्थ है और उसका थिकनेस कितना है, तो थिकनेस उसका 12 mm है। तो हमें आई निकालना है और आई होता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ये है न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपका बी हो गया और ये आपका थिकनेस हो गया, या इसको आप डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आई, तो आई हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 होता है ना, तो 100 इंटू 12 का पावर 3 डिवाइड बाय 12 एंड डिवाइड बाय रेडियस, और वो कितना दिया हुआ है 10,000। ओके, यहां से देखिए ये 12 एक कैंसल आउट हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 100 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 10,000। अब देखिए दो जीरो यहां से कैंसल आउट हो गया, दो जीरो यहां से कैंसल आउट हो गया। ओके, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट है और इसका यूनिट किस में आएगा, मोमेंट है तो ये आएगा न्यूटन mm में आएगा। तो देख लीजिए वैल्यू 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 2 ये आपका 288 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। न्यूटन mm में क्यों आया है, क्योंकि आपने सभी वैल्यूज mm में लिया था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सभी वैल्यूज हमने mm में लिया है, तो मोमेंट का वैल्यू किस में आएगा, न्यूटन mm में आएगा। लेकिन हमारा देखिए आंसर में क्या दिया है, न्यूटन मीटर में दिया है। तो 10 टू द पावर 3 mm को आप क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 288 न्यूटन मीटर। यही आपका मोमेंट का वैल्यू हो गया, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेक्टेंगुलर बीम ए, एक बीम है ए जिसका लेंथ एल है, विड्थ बी है और डेप्थ डी है। एक बीम है आपका ए जिसका लेंथ एल, विड्थ बी एंड डेप्थ डी। अनदर बीम बी, एक दूसरा बीम है जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, हैज द सेम लेंथ, लेंथ सेम है ओके, एंड विड्थ, विड्थ भी सेम है, बट डेप्थ इज डबल ऑफ दैट ऑफ ए। लेकिन जो डेप्थ है वो ए के डेप्थ का डबल है। तो ए में देखिए ए का डेप्थ डी है तो इसका डेप्थ क्या हो गया 2d।
तो अब पूछा जा रहा है द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बीम बी विल बी व्हाट टाइम्स या विल बी डैश एज कंपेयर टू बीम ए। तो बीम बी का स्ट्रेंथ बीम ए के स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कितना है। मतलब यहां पर स्ट्रेंथ चेक करने बोला जा रहा है, स्ट्रेंथ चेक करने बोला जा रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को, ध्यान से। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। आपने यहां पर क्या देखा माय डियर, आपने यहां पर देखा कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा, बेंडिंग स्ट्रेस ये होता है m बाई जेड। m बाई जेड एन ए बोलिए या सिंपली आप जेड भी लिख सकते हैं, बार बार जेड एन ए लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपने पढ़ा। ओके, फिर आपने सेफ डिजाइन पर्पस के लिए आपने ये भी देखा था कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू आपका सिग्मा परमिसिबल होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। और सिग्मा बी मैक्सिमम का वैल्यू m बाई जेड होता है, सो m बाई जेड लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो यहां से m का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू z इंटू सिग्मा परमिसिबल। ये आप देख पा रहे हैं। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब देखिए यहां पर, अब मैं यहां पर आपको MR का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए आपका कोई बीम है और इस बीम पर आप मोमेंट एक्ट कर रहे हैं m, मोमेंट आपने अप्लाई कर दिया, तो ये बीम क्या होगा, ये बीम बेंड होगा, बेंड होगा। तो अब सोचिए जब इस एक्सटर्नल मोमेंट के कारण बीम बेंड हो रहा है, तो इस बीम का जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा ये इस बेंड को रोकना चाहेगा, ये इस बेंड को रोकना चाहेगा। तो चूंकि बाहर से मोमेंट लग रहा है, तो अंदर में जो इंटरनल फोर्स काम कर रहा है उसके द्वारा भी एक रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये बेंड करना चाह रहा है, देखिए अपवार्ड डायरेक्शन में इस तरह बेंड करना चाह रहा है, तो बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा जो इस बेंड को रोकना चाहेगा। उसी रेजिस्टिंग बेंडिंग कपल को हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, MR। यानी MR क्या है माय डियर, दिस इज योर रेजिस्टिंग बेंडिंग कपल। अब आप खुद सोचिए, आपने बाहर से M लगाया है मोमेंट और बॉडी के अंदर रेजिस्टिंग कपल कितना है, MR है। तो जो एक्सटर्नल मोमेंट होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू MR होना चाहिए। एक्सटर्नल मोमेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू MR। बॉडी का रेजिस्टिंग कपल MR है, अगर उससे ज्यादा आप मोमेंट लगा देंगे तो बॉडी तो फेल हो जाएगा, बॉडी ब्रेक कर जाएगा। तो जब भी आप एक्सटर्नल मोमेंट लगाएंगे वो बॉडी के रेजिस्टिंग मोमेंट से कम होना चाहिए या बराबर भी होना चाहिए, ठीक है, या बराबर हो सकता है मैक्सिमम केस में। ये चीज हो गया। अब देखिए, अब इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, तो दोनों को कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए MR लिखा हुआ है और यहां पर MR की जगह पर क्या लिखा हुआ है, Z इंटू सिग्मा परमिसिबल। सो MR का वैल्यू किसके बराबर हो गया माय डियर, Z इंटू सिग्मा परमिसिबल। और यही आपको याद रखना है। अब यहां पर समझते हैं, ये MR क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मानिए किसी बीम का, किसी बीम, आपको दो बीम दिया हुआ है, एक बीम का MR थोड़ा कम है और एक बीम का MR ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दूसरे बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसका रेजिस्टिंग मोमेंट ज्यादा है, वो ज्यादा मोमेंट को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर है। तो MR का वैल्यू हमें क्या बताता है कि कौन सा बीम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर कभी भी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का बात किया जाए, स्ट्रेंथ का बात किया जाए या स्ट्रॉन्ग का बात किया जाए कि कौन सा बीम स्ट्रॉन्गर है, तो उस टाइम हम लोग MR कैलकुलेट करेंगे, MR कैलकुलेट करेंगे।
ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, लेकिन यदि मटेरियल सेम हुआ तो मान लीजिए दो बीम आपको दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड, दोनों बीम स्टील है, दोनों बीम मान लीजिए स्टील है, तो दोनों बीम जब स्टील है तो उसके केस में सिग्मा परमिसिबल तो सेम हो जाएगा, दोनों के केस में सिग्मा परमिसिबल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है तो उसका परमिसिबल स्ट्रेस सेम होगा। तो दोनों के केस में सिग्मा परमिसिबल सेम है, तो उस टाइम एम आर का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, जेड पर डिपेंड करेगा। सिग्मा परमिसिबल को अब छोड़ दीजिए क्योंकि वो दोनों के लिए सेम है, तो एम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जेड। यानी अब जेड डिसाइड करेगा कि कौन सा बीम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो सेक्शन मॉडुलस भी माय डियर फ्रेंड डिसाइड करता है कि कौन सा बीम स्ट्रॉन्गर है, लेकिन किस केस में, जब आपका मटेरियल सेम हो। जब दो बीम का मटेरियल सेम होगा तो उस टाइम हम सेक्शन मॉडुलस का यूज करेंगे स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, लेकिन यदि मटेरियल डिफरेंट होगा तो उस टाइम हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो वही चीज यहां पर पूछा जा रहा है कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पर आपको दोनों बीम के बारे में देखिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, मटेरियल के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंट मटेरियल है या सेम मटेरियल है, कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि सेम मटेरियल है। ठीक है, तो मटेरियल सेम है माय डियर, मटेरियल सेम है, तो जब मटेरियल सेम होगा तो आप जानते हैं सिग्मा परमिसिबल सेम होगा, और जब सिग्मा परमिसिबल सेम है तो उस टाइम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू जेड होगा। तो हमें अब जेड डिसाइड करना है कि किसका जेड ज्यादा होगा। एक और बात, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां से देखिए, यहां पर क्या देख रहे हैं, एम का वैल्यू एम आर से कम होता है या बराबर होता है, तो इस एक्सटर्नल मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इस एक्सटर्नल मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू एम आर के बराबर होगा। तो जो भी हम बेंडिंग इक्वेशन में एम आर लिखते थे ना, वो आपका मैक्सिमम एक्सटर्नल मोमेंट है, मैक्सिमम एक्सटर्नल मोमेंट, इसीलिए हम उसे एम आर के जगह पर एम भी लिखते हैं, और ये एम रिप्रेजेंट करता है कि वो मैक्सिमम मोमेंट है। ओके, चलिए, तो यहां पर हमें स्ट्रेंथ देखना है माय डियर, तो हम लोग अब जेड कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका जेड ज्यादा होगा वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बीम है, तो रेक्टेंगुलर बीम के केस में फॉर रेक्टेंगुलर बीम z इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है, बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है, आपने पढ़ा था, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था। तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर बीम के लिए z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ओके, चलिए, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, सिंस z इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, सो दो डिफरेंट आपका बीम है, सो जेड ए बाई जेड बी इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी बी का होल स्क्वायर। डी ए कितना है, डी ए आपका डी है, डी बी कितना है 2d, इसका होल स्क्वायर, डी और डी कैंसल आउट हो गया। तो यहां से देखिए जेड ए डिवाइड बाय जेड बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4, सो जेड बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स जेड ए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, बीम बी का सेक्शन मॉडुलस ए के सेक्शन मॉडुलस का 4 टाइम्स है, मतलब ए का जितना स्ट्रेंथ होगा ना, उसका 4 टाइम्स स्ट्रेंथ किसका है, बी बीम का है। ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं यहां पर, क्योंकि दोनों का परमिसिबल स्ट्रेस सेम है, सो एम आर फॉर बी विल बी 4 टाइम्स एम आर फॉर ए, ऐसा भी बोल सकते हैं, या सिंपली आप जेड देखकर भी बोल सकते हैं, अगर मटेरियल सेम है तो सिर्फ जेड देखेंगे। तो इसका मतलब है कि इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बीम बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 टाइम्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 12 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर डीप इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पेन ऑफ 12 मीटर। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, और ये सिंपली सपोर्ट किया गया है, ये आपका सिंपली सपोर्ट किया गया है ओवर ए स्पेन ऑफ 12 मीटर। इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 12 मीटर। और इस रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शन देखिए कैसा है, तो आप यहां पर क्रॉस सेक्शन शो कर दीजिए। तो इसका क्रॉस सेक्शन देखिए 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर डीप, यही इसका क्रॉस सेक्शन है। ओके, इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन एट द मिड स्पैन। इस रेक्टेंगुलर बीम के ऊपर मिड स्पैन में 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यानी W इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 80 किलो न्यूटन। ओके, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो बताइए यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, यही क्वेश्चन है आपका। आपको यहां पर लोड दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन, तो आप इसको चेंज कर दीजिए न्यूटन में। ओके, फिर देखिए यहां पर, फिर आपको यहां पर लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर, तो आप इसको mm में चेंज कर दीजिए 12,000 mm। विड्थ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 120 mm। एंड डेप्थ 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 200 mm। तो आपसे यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे माय डियर। तो आप जानते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालते हैं, m बाई जेड करके, m बाई जेड। रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो हम जेड तो निकाल लेंगे आसानी से, अब m यहां पर निकालना पड़ेगा। और m कौन सा होगा, क्योंकि स्ट्रेस मैक्सिमम है तो मोमेंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मोमेंट भी मैक्सिमम आपको यहां पर निकालना होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आपका, यहां पर लोड W है और वो भी मिड स्पैन में है, तो यानी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, मिड स्पैन में W एक्ट कर रहा है। तो यहां पर देखिए रिएक्शन हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक लोडिंग है, तो रिएक्शन हाफ हाफ हो जाएगा। ये भी W/2 और यहां पर भी W/2। ये लेंथ पूरा L है, तो यहां तक का लेंथ क्या होगा, L/2, और ये लेंथ भी क्या होगा, L/2। तो मैक्सिमम मोमेंट कहां होगा, मोमेंट मैक्सिमम कहां होगा, तो माय डियर फ्रेंड जिस मिड स्पैन पर लोड एक्ट कर रहा है उसी पॉइंट पर मोमेंट मैक्सिमम होगा। और कितना मैग्नीट्यूड होगा वो देखिए, तो मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस, सो W/2 इंटू L/2, यानी WL/4। सो मैक्सिमम मोमेंट कहां पर होगा, एट मिड स्पैन, और इसका वैल्यू कितना होगा, WL/4। ओके, चलिए फिर यहां से देखिए Z, Z का वैल्यू रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है, BD²/6। अब बस यही वैल्यूज आप पुट कर दीजिए और आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगा। ये क्या होता है, M मैक्सिमम बाय Z। M मैक्सिमम इसको आप क्या लिखेंगे, WL/4 इंटू Z। ओके, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू W का वैल्यू कितना है जी, 80,000 इंटू L का वैल्यू कितना है, 12,000 mm डिवाइड बाय 4 इंटू Z का वैल्यू क्या होगा, BD²/6।
बी इंटू डी स्क्वायर बाई 6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा। ओके, अब देखिए, सो 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 20,000, सो 20,000 इंटू 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाय बी डी स्क्वायर, बी कितना है 120 mm, डी स्क्वायर डी कितना है 200, सो 200 इंटू 200। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से देखिए 2 0 2 0 4 0 हो गया तो 4 0 कैंसल आउट, और ये 2 और 2 भी कैंसल आउट, और इस 2 से हम 6 को काट देंगे 3 टाइम्स में, और ये 120 से ये 100 टाइम्स में कट जाएगा। सो ये आ गया आपका 300 मेगा पास्कल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यूनिट तो चेक किया ही नहीं, तो कैसे आपको पता चल गया कि ये मेगा पास्कल में होगा। तो माय डियर आप ध्यान दीजिए ना, हम लोग स्टार्ट मेगा पास्कल में क्या होता है, मेगा पास्कल का मतलब क्या है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो देखिए लोड को हमने न्यूटन में रखा, बाकी सभी डायमेंशन को हमने एमएम में रखा, तो हमारा आंसर क्या आएगा मेगा पास्कल में ही आएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 300 मेगा पास्कल, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए रेक्टेंगुलर बीम 300 mm deep is simply supported over a span of 4 मीटर। एक रेक्टेंगुलर बीम है माय डियर, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड है ओवर ए स्पेन ऑफ 4 मीटर। यहां पर देखिए स्पेन दिया हुआ है 4 मीटर। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द यूनिफॉर्मली लोड पर मीटर, कह रहा है कि यूनिफॉर्मली लोड पर मीटर बताइए, मतलब यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है which the beam can carry if the bending stress does not exceed 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 120, टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁶। तो यहां पर इस रेक्टेंगुलर बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, दिस इज योर यूडीएल। और इसका लोड इंटेंसिटी को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं, और ये आप ले लीजिए न्यूटन पर एमएम, न्यूटन पर एमएम, और यही हमें निकालना है डिटरमाइन द यूनिफॉर्मली लोड पर मीटर, तो आपको स्मॉल डब्ल्यू ही निकालना है। और यहां पर देखिए क्या क्या गिवन है, तो यहां पर आपको इस बीम का जो डेप्थ है, इस बीम का डेप्थ हमें 300 mm दिया हुआ है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस। ओके, लेंथ दिया हुआ है यहां पर 4 मीटर, तो आप इसको 4000 mm बोल सकते हैं। फिर देखिए बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहां पर दिया हुआ है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड moment of inertia of the beam is 8 into 10⁶ mm to the power 4। इतना आपको दिया हुआ है और आपसे स्मॉल w पूछा जा रहा है। ठीक है, स्मॉल w पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आता है, आप क्या बोलेंगे m/z, या सिंपली आप बोलेंगे m इंटू वाई मैक्स डिवाइड बाय आई, यही बोलेंगे आप। ओके, फिर आप सोचेंगे कि ये बनेगा कैसे, यहां पर तो हमें W निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड W किस चीज में आएगा, याद कीजिए इस W के कारण मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम मोमेंट जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो मैक्सिमम मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपको याद होगा, मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा, तो स्मॉल w L² बाय 8।
आई होप कि आपको ये याद होगा। तो मैक्सिमम मोमेंट WL² बाय 8 होता है। तो यहां पर m के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारा W निकल जाएगा। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो बड़ा ही सिंपल सा है। तो आइए देखिए। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमें दिया हुआ है 120 इज इक्वल टू, अब मोमेंट का वैल्यू पुट करना है। तो मोमेंट क्या है, स्मॉल WL²/8। y मैक्सिमम कितना होगा, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक, दिस इज योर y मैक्स। तो y मैक्स कितना हो जाएगा 150, पूरा है 300 डीप, तो ये 150 हो जाएगा। तो 150 mm डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 इंटू 10⁶। अब यहां से देखिए, सो 120 इज इक्वल टू स्मॉल w, L² है, L कितना है 4000, तो 4000 इंटू 4000 इंटू 150 डिवाइड बाय 8 इंटू 8 इंटू 10⁶। देखिए 3 जीरो यहां से, 3 जीरो यहां से कैंसल आउट हो गया। 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 2 टाइम्स में, 2 से 75। ओके, तो यहां से देखिए, सो 120 इज इक्वल टू W इंटू 75 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो स्मॉल w इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 75। 5 से काटिए, 48, 15, 3.2 न्यूटन पर mm। तो देखिए आपका स्मॉल w का वैल्यू कितना आ गया माय डियर, 3.2 न्यूटन पर mm। क्योंकि यहाँ पर w पूछा जा रहा था, तो आपको सोचना है कि w कहां पर आएगा। तो चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मोमेंट है, मोमेंट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि WL²/8 होगा मैक्सिमम मोमेंट। तो बस हमने लिख दिया और W निकल गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम ऑफ डायमेंशन d, कह रहा है कि एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ये मान लीजिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है जिसका डायमेंशन d है, टू द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर d। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका डायमीटर d है, दोनों का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पूछा जा रहा है, दोनों का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो कितना मोमेंट को कैरी कर सकता है, यानी उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो कितने मोमेंट को कैरी कर सकता है, उसका कैपेसिटी कितना है, दैट मीन्स उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना स्ट्रॉन्गर है। तो ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, तो ये हम डिसाइड कर पाएंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के वैल्यू से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के वैल्यू से। बात समझ में आ गया, ओके। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ही रेशियो यहां पर पूछा जा रहा है। फिर देखिए, यहां मटेरियल के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहा है, दैट मीन्स दोनों का मटेरियल सेम है, दैट मीन्स दोनों का मटेरियल माय डियर क्या है, सेम है। और जब मटेरियल सेम होगा तो आप जानते हैं एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू सिग्मा परमिसिबल। जब मटेरियल सेम है तो परमिसिबल स्ट्रेस सेम होगा दोनों का, तो उस टाइम एम आर प्रोपोर्शनल टू Z, यानी MR1 डिवाइड बाय MR2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z1/Z2। और हमें रेशियो पूछा जा रहा है MR1 और MR2 का रेशियो, तो आप सिंपली Z1 और Z2 का रेशियो निकाल दीजिए, वही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यही तो मैंने बताया था उस टाइम भी, अगर मटेरियल सेम है तो उस टाइम MR मत निकालिए, डायरेक्ट Z निकाल लीजिए, वही आपका हो जाएगा। तो वही चीज आप यहां पर देख रहे हैं।
तो हमें यहां पर दोनों का सेक्शन मॉडुलस का रेशियो पूछा जा रहा है। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। तो माय डियर फ्रेंड, हमें क्या पूछा जा रहा है? Z1 बाय Z2। Z1 क्या हो जाएगा? इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, तो आप जानते हैं Z का वैल्यू स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए या रेक्टेंगुलर के लिए BD²/6 होता है, बट यहां तो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए B और D दोनों सेम होता है। तो B के जगह पर आप D को लिखिए और D के जगह पर भी D को लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा? DQ/6। सो Z इज इक्वल टू क्या हो गया? DQ/6। किसके लिए? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। लेकिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होगा माय डियर? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए I का वैल्यू क्या होता है? π/64 इंटू D4। तो हमें अगर Z चाहिए, Z2 चाहिए, ये था आपका Z1। अगर हमें Z2 चाहिए तो हमें I डिवाइड बाय वाई मैक्स करना होगा, वाई मैक्स। और वाई मैक्स इस सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होगा? ये वाई मैक्स यानी D/2। कितना होगा? D/2। तो यहां से अब आप निकाल सकते हैं, यहां से देखिए, सो I का वैल्यू क्या है? π/64 इंटू D4 डिवाइड बाय वाई मैक्स कितना होगा? D/2। सो यहां से कैंसल आउट होके क्या मिल जाएगा हमें? π/32 इंटू D⁻3। यही हो गया आपका Z2 का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है माय डियर? तो हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर दोनों ही सेक्शन का माय डियर फ्रेंड हमने सेक्शन मॉडुलस निकाल लिया। अब दोनों का बस रेशियो निकालना है, तो चलिए रेशियो निकाल देते हैं। सो Z1/Z2, या छोड़िए, पहले हम लोग M1/M2 लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमें MR1 डिवाइड बाय MR2 चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? Z1/Z2। ओके, Z1 कितना है जी? DQ/6। ओके, Z2 कितना है? π/32 इंटू D⁻3। ओके, देखिए, सो DQ डिवाइड बाय 6 इंटू पाई इंटू D⁻3 और 32 ऊपर चला गया, ये कैंसल आउट हो गया। 2 से 16 टाइम्स में और 2 से 3 टाइम्स में, यानी ये आ गया 16/3 पाई। यानी Z1/Z2 का रेशियो आपका कितना आ गया? 16/3 पाई आ गया। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो कितना होगा। तो माय डियर फ्रेंड 16/3 पाई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है माय डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे आप। देखिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज शोन इन द फिगर। क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ओके, चलिए, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इज, यहां पर आपको देखिए परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस यानी मैक्सिमम वैल्यू आप उसको बोल सकते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू 150 हो सकता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 150 हो सकता है। ओके, देन द बेंडिंग मोमेंट M विल बी नियरली, तो बताइए मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। आपको बोल रहा है ना कि परमिसिबल स्ट्रेस इतना है। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम इतना स्ट्रेस होना चाहिए, मैक्सिमम इतना स्ट्रेस इंड्यूस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना स्ट्रेस मैक्सिमम इंड्यूस हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज आवर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 150। हमें मोमेंट निकालना है। अब आप सोचिए, हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, मोमेंट निकालना है, तो इसका इसका सीधा मतलब है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। इसका साफ मतलब है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, M/Z। और आप इसे कैसे लिखेंगे? M इंटू वाई मैक्स डिवाइड बाई आई। डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है।
अब यहां पर इस फॉर्मूला को यूज करने का मतलब क्या है कि आपको यहां पर इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और यही यहां पर बस इंपॉर्टेंट है। बस इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, यही आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए माय डियर, ध्यान से देखेंगे आप। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस, एकदम ध्यान से देखेंगे और मेरा एक एक वर्ड को आप सुनेंगे। दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस। हमें इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आइए, आई एन ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो आई सेक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर पोर्शन में चेंज करेंगे। रेक्टेंगुलर पोर्शन में चेंज करेंगे। ध्यान से सुनिए, यहां पर जो आप खाली जगह देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, ये वाला, इसमें हमने क्या किया, ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, मटेरियल को भर दिया। एकदम ध्यान से सुनिए, इसमें हमने मटेरियल को भर दिया। किस मटेरियल से, जिस मटेरियल का आई सेक्शन है उसी सेक्शन का मटेरियल को हमने यहां पर भर दिया। फिर उसी तरह यहां पर भी, उसी तरह यहां पर भी हमने क्या किया, मटेरियल को भर दिया। अब आप देखिए ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर सेक्शन हुआ कि नहीं। अब ये आपका कंप्लीट रेक्टेंगुलर सेक्शन हो चुका है, जिसका विड्थ 200 mm है और डेप्थ 400 mm है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, बी डी क्यू बाई 12। तो बी है आपका 200, डी क्यू 400 का पावर 3 बाई 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है किसका, जब आपने उतना मटेरियल वहां पर लगा दिया, तब उस पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। लेकिन हमारा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो हमारा आई सेक्शन है। अब यहां पर देखिए हमने यहां पर क्या किया है, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया हमने एक्स्ट्रा यहां पर पुट किया था। ये एरिया हमने एक्स्ट्रा पुट किया। तो अगर इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालकर हम माइनस कर दें, तब तो ठीक है। उसी तरह जो दूसरा एरिया है जो हमने वहां पर फिल किया है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालकर माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनिए, आई सेक्शन था, हमें आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमने क्या किया, पहले वहां पर जो खाली जगह था वहां पर हमने सेम मटेरियल को भर दिया। तो अब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। तो इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। लेकिन एक्चुअल में इतना तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा मटेरियल वहां कम है और हमने एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पर पुट किया है। तो अब क्या करेंगे, तो जो मटेरियल आप यहां पर पुट किए हैं, तो जो जिस रीजन को मैंने शेड किया है, ये वाला रीजन, ठीक है, तो पहले इस रीजन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम माइनस कर देते हैं। आइए, तो माइनस, और इस वाले रीजन के लिए इसका देखिए विड्थ कितना होगा, एकदम ध्यान से देखना। इसका डेप्थ माय डियर फ्रेंड, इसका डेप्थ अगर देखा जाए, तो डेप्थ तो आप जानते हैं, टोटल 400 था, उसमें से ये 10 माइनस हुआ, ये 10 माइनस हुआ, तो कितना हो जाएगा, 380 mm। लेकिन विड्थ कितना होगा, इस सेक्शन का विड्थ देखिए, मतलब आपको यहां से यहां तक का विड्थ निकालना है। एकदम ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। देखिए ये पूरा माय डियर यहां से यहां तक 200 है, तो इसके मिडिल पॉइंट से, इसके मिडिल पॉइंट से यहां तक, मिडिल पॉइंट से माय डियर फ्रेंड यहां तक कितना होगा, 100। फिर देखिए यहां से लेकर यहां तक 8 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये वाला 8 है, लेकिन ये पॉइंट कहां है, मिडिल में है। तो इस पॉइंट के इस तरफ हाफ पोर्शन कितना होगा, 4। यानी फिर यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन होगा, ये कितना हो जाएगा, 100 में 4 कम हो जाएगा। सॉरी, ये तो 100 हो गया ना जी, ये तो 100 हो गया। लेकिन हमें निकालना कहाँ है, हमें निकालना है ये वाला रीजन, ये वाला विड्थ।
तो क्या होगा, 100 में 4 कम हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। यानी बी डी क्यू बाई 12 होता है, तो बी कितना हो गया 96 और डेप्थ कितना है 380 बाई 12। तो ये माइनस हो गया, मतलब इस वाले एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने माइनस कर दिया। बहुत अच्छा। उसी तरह यहां पर भी तो है जी, उसी तरह यहां पर भी तो एरिया है, इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना होगा। माइनस, ये सेम एरिया है तो डायरेक्ट आप सेम लिख सकते हैं, सेम है ना ये, क्योंकि इसके लिए भी देखिए, इसके लिए भी आपका डेप्थ 380 है और विड्थ जो होगा वो यहां से यहां तक विड्थ है, तो ये कितना होगा, ये 96 होगा। 96 कैसे, फिर वही चीज, यहां से यहां तक देखिए 8 है, ये 8 है, और यहां से मिडिल पॉइंट से यहां तक 100 है, ये 100, तो 100 में ये देखिए 100 यहां तक है ना, तो ये कितना है, ये है आपका 4, तो 100 में 4 माइनस हुआ तो ये आपका कितना आ गया 96। तो दोनों एरिया सेम है, तो इतना ही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 96 380 का पावर 3 बाई 12। तो आपने दोनों एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, तो आपका आई सेक्शन ही तो बच रहा है। मतलब ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। बात समझ में आया, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सो आई एन ए इज इक्वल टू 200 इंटू 400 का पावर 3 बाई 12 माइनस, दोनों सेम है तो मतलब क्या है 2 टाइम्स। डायरेक्ट मैं 2 टाइम्स लिखने वाला था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से 1 बाय 1 करके दिखा दिया, तो इस तरह होगा। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है माय डियर, ठीक है, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा माय डियर फ्रेंड, ये आएगा 1.887 इंटू 10⁸ mm⁴ इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आई सेक्शन का निकल जाएगा, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आई सेक्शन का निकल जाएगा। और जैसे ही इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, तो यहां पर अब आप y मैक्स भी निकाल लीजिए। तो y मैक्स क्या होगा माय डियर, ध्यान से देखेंगे, y मैक्स कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा y मैक्स। तो यहां से यहां तक ये पूरा 400 है, तो उसका हाफ कितना होगा 200, तो y मैक्स आपका हो जाएगा 200 mm। सो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू m इंटू वाई मैक्स डिवाइड बाय आई। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमारा कितना है 150, m का वैल्यू हमें निकालना है, इंटू वाई मैक्स 200 mm डिवाइड बाय आई का वैल्यू कितना है 1.887 इंटू 10⁸। सभी वैल्यूज को आप देख लीजिए, सभी किसमें है mm में ही है, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 150 इंटू 1.887 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 200, 50 से कैंसिल कर दीजिए, 53 जा 54 जा, तो यहां से आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा 1.415 इंटू 10⁸ न्यूटन एम। यही वैल्यूज माय डियर फ्रेंड आपका आ जाएगा 1.415 इंटू 10⁸। तो इसका देखिए, ओ सॉरी यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी माय डियर यहाँ पर तो दो ही ऑप्शन दिख रहा है ना, दो ऑप्शन कट गया, ठीक है सॉरी, बट यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए हार्ड नहीं था, ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, बस यहाँ पर क्या था,
इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान देना था कि इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया कि आपको आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ जाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए माय फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे एंड आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये सेशन शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक कर दिया कीजिए यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है एंड रेगुलर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको वहां पर क्लियर करूंगा। ओके, तो चलिए माय डियर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।